आज की चर्चा का स्वागत है। हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई मैच पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जो स्कोर कार्ड और खबरें हमने देखी हैं वो एक असाधारण मैच की कहानी कहती हैं, मतलब खासकर भारतीय दृष्टिकोण से तो है ही। बिल्कुल। इस मैच में भारत ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर 102 रनों की, आप कह सकते हैं, एक तरफा और शानदार जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। हाँ, और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे भारी हारों में से एक थी। सही बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी मजबूत है, कितनी धाकड़ टीम है वो। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतने बड़े अंतर से हराना ये बताता है कि उस दिन भारत ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये प्रभावशाली जीत कैसे संभव हुई। हम स्मृति मंधाना की वो यादगार पारी, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन और हाँ, मैच के वो महत्वपूर्ण मोड़, उनको खंगालेंगे जिन्होंने खेल का रुख ही पलट दिया। अच्छा, तो जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे जी। तो चलिए परत दर परत इससे खोलते हैं। सबसे पहले बात भारत की बल्लेबाजी की और खासकर स्मृति मंधाना की। क्या पारी थी वो। कमाल की पारी। उन्होंने एक धमाकेदार शतक जड़ा। ये उनके ओडीआई करियर का 12वां शतक था। 12वां? और ये भी देखिए कि पिछले 15 महीनों में घरेलू मैदान पर ये उनका 5वां शतक है। मतलब ये किस तरह की फॉर्म है, जबरदस्त। ये अविश्वसनीय निरंतरता है सच में। और इस शतक की खास बात सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि उसकी रफ्तार, उसका प्रभाव था। ये भारत के लिए दूसरा सबसे तेज ओडीआई शतक था। अब सोचिए, सिर्फ 77 गेंदों में। सिर्फ 77 गेंदों में, कमाल है। हाँ, मंधाना ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए थे। खासकर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के खिलाफ जो उन्होंने रुख अपनाया। ऐश गार्डनर और जॉर्जिया वेरहैम, जो आमतौर पर बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाती हैं, उनको मंधाना ने खास तौर पर निशाने पर लिया। हाँ, वो शॉट्स तो देखने लायक थे। मुझे याद है गार्डनर को लगातार 2 ओवरों में उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर सीधे बाउंड्री के पार पहुंचाया था, छक्के। बिल्कुल। और फिर जब वेरहैम आई तो उनका स्वागत भी छक्के और अगली ही गेंद पर चौके से किया। ऐसा लग रहा था कि मंधाना मतलब ठान कर आई थी कि स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने देना है। हाँ बिल्कुल। वेरहैम के अगले ओवर में भी 2 चौके और एक छक्का चढ़ा उन्होंने। इसने यकीनन ऑस्ट्रेलियाई स्पिन आक्रमण को एकदम झकझोर कर रख दिया होगा। हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि गेंद कहाँ डालें। सही कहा। और ये आक्रामकता उस समय जरूरी भी थी। देखिए, पावर प्ले के बाद रन रेट थोड़ा धीमा हुआ था। प्रतिका रावल, जो अच्छी शुरुआत के बाद जमती हुई दिख रही थी, वो गार्डनर की एक धीमी गेंद पर थोड़ा चकमा खा गई। हाँ, वो आउट हो गई। हाँ, और उसके बाद हरलीन देओल क्रीज पर थी, जो अपना समय ले रही थी। तो मंधाना ने रन गति बढ़ाने का जिम्मा जैसे अपने ऊपर ले लिया, और क्या बखूबी निभाया। उनका स्पिन के खिलाफ फुटवर्क और टाइमिंग तो मतलब कमाल का था एकदम। शायद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फील्ड प्लेसमेंट में भी थोड़ी देर कर दी, या मंधाना के इरादों को भांपने में थोड़ी चूक हो गई उनसे। और पारी की शुरुआत में मंधाना और प्रतिका रावल के बीच वो 70 रनों की साझेदारी भी तो अहम थी। उसने एक मजबूत नींव रखी थी। हाँ, बहुत अहम थी। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। ये दोनों, मंधाना और रावल, एक कैलेंडर वर्ष में साझेदारी में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला जोड़ी बन गई हैं। पहली महिला जोड़ी, वाह। हाँ, सोचिए 16 पारियों में 12 बार 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी। ये दिखाता है कि भारत को कितनी भरोसेमंद सलामी जोड़ी मिल गई है। ये वास्तव में साधारण है। मतलब ये निरंतरता किसी भी टीम के लिए सोने पर सुहागा जैसी है। बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अच्छी शुरुआत के बाद मध्य क्रम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। रावल के आउट होने के बाद हरलीन देओल के साथ मंधाना की तालमेल में थोड़ी चूक हुई और हरलीन रन आउट हो गई। ओह, वो एक बड़ा झटका था। हाँ, बड़ा झटका था। फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो हमेशा एक महत्वपूर्ण विकेट होती हैं, उन्हें ऐश गार्डनर ने अपनी फ्लाइट और टर्न से फंसाया। धीमी गेंद थी, हरमनप्रीत ड्राइव करने गई और कवर्स पर कैच दिए बैठी। तो भारत ने लगभग आधे रास्ते तक, मतलब 25 ओवर में 152 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। जी, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टीम इस मैच में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज कम के साथ खेल रही थी, क्योंकि जेमिमा रॉड्रिग्स बीमार थी। हाँ, ये बात भी थी। इसका मतलब था कि बल्लेबाजी में गहराई थोड़ी कम थी, तो ऐसे में सेट बल्लेबाज मंधाना पर दबाव और भी बढ़ गया था। सही कहा आपने। स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती थी, लेकिन महान खिलाड़ी दबाव में ही निखरते हैं, है ना। मंधाना ने न सिर्फ दबाव झेला, बल्कि आक्रमण जारी रखा। बिल्कुल। उन्होंने ताहलिया मैंगरा का स्वागत चौके से किया और अपना वो शानदार शतक पूरा किया। वाह। हाँ, हालांकि शतक के बाद वो ज्यादा देर टेक नहीं पाई। अच्छा। अंततः उन्हें गार्डनर ने ही आउट किया। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो डीप मिड विकेट पर कैच हो गई। अच्छा। लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुकी थी। बिल्कुल। 12 चौकों और 4 दर्शनीय छक्कों की मदद से 117 रनों की वो अमूल्य पारी खेलकर वो अपना काम पूरा कर चुकी थी। मंधाना ने तो मंच तैयार कर दिया था, लेकिन यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। उनके आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 192 पर 4। अब पारी को संभालने और एक बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी मध्य क्रम पर आ गई थी। दीप्ति शर्मा ने यहाँ अहम भूमिका निभाई। हाँ, दीप्ति ने पहले मंधाना के साथ चौथे विकेट के लिए वो महत्वपूर्ण 40 रन जोड़े थे, जिससे पारी थोड़ी संभली थी। हाँ। मंधाना के जाने के बाद उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर 47 रनों की एक और उपयोगी साझेदारी की,
ऋचा घोष ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले। इन साझेदारियों की बदौलत भारत 250 रनों के करीब पहुंच गया था। और तब लग रहा था कि शायद 300 का आंकड़ा पार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल लग रहा था। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, डेथ ओवरों में विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। किम गार्थ और मेगन शूट ने कसी हुई गेंदबाजी की। अच्छा। हाँ, एक छोटा सा पतन देखने को मिला। भारत ने 248 पर ऋचा घोष का विकेट खोया और फिर 264 तक पहुंचते पहुंचते दीप्ति शर्मा, जो 38 रन बनाकर खेल रही थी, और अरुंधति रेड्डी भी पवेलियन लौट गईं। ओह, सिर्फ 16 रनों के अंदर 3 विकेट। हाँ, इससे 300 पार जाने की उम्मीदें तो लगभग खत्म ही हो गई। ऐसा लगा कि शायद भारत 275-280 पर ही सिमट जाएगा। ये वो चरण था जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और वापसी की। यहीं पर मुझे लगता है स्नेह राणा की वो छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पारी का जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। दबाव बढ़ रहा था, विकेट गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरे। केवल 18 गेंदों पर 24 रन, जिसमें कुछ करारे शॉट शामिल थे। हाँ, और उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों, खासकर राधा यादव और क्रांति गौड़ के साथ मिलकर वो महत्वपूर्ण रन जुड़े। निश्चित रूप से। स्नेह राणा की वो पारी सोने जैसी थी, सही कहा आपने। उसने न केवल भारत को वो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 290 के आंकड़े के पार पहुंचाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि पूरी टीम आउट ना हो और आखिरी ओवर तक खेले। हाँ, ये भी जरूरी था। तो अंत में भारत का स्कोर 50 ओवर में 292-8 रहा। और जैसा आपने पहले कहा था, भारत एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ खेल रहा था, यानी बल्लेबाजी क्रम थोड़ा छोटा था। इस संदर्भ में 292 का स्कोर खड़ा करना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था। बिल्कुल, इसने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा दबाव डाल दिया था। 293 का लक्ष्य विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, खासकर तब जब भारतीय गेंदबाजों के पास बचाव करने के लिए एक अच्छा स्कोर था। सही बात है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी पर। क्या शुरुआत रही उनकी, मतलब भारत के बिल्कुल विपरीत। एकदम विपरीत शुरुआत। भारत ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक छोर से स्पिन जल्दी आ जाती है, लेकिन यहाँ दोनों छोर से तेज गेंदबाजी शुरू की गई। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक थी। हाँ, और ये रणनीति काम कर गई। रेणुका ठाकुर, जो चोट से वापसी कर रही थी, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में जॉर्जिया वोल को बोल्ड कर दिया। पहले ही ओवर में? हाँ, वोल, जो फीबी लिचफील्ड की जगह खेल रही थी, गेंद को अंदरूनी किनारा लगाकर स्टंप्स पर खेल बैठी। ये भारत के लिए एक शानदार शुरुआत थी। और दूसरे छोर से क्रांति गौड़ ने भी जल्दी ही लय पकड़ ली। शुरुआती कुछ गेंदें थोड़ी दिशाहीन रहीं शायद, लेकिन फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक एलिसा हिली का बड़ा विकेट चटकाया। हाँ, हिली का विकेट हमेशा बड़ा होता है। हिली ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़ी अरुंधति रेड्डी के हाथों में चली गई, तो 2 बड़े विकेट जल्दी गिर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि पावर प्ले यानी पहले 10 ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद खराब गुजरे। वो सिर्फ 25 रन ही बना सके और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके थे। सिर्फ 25 रन 10 ओवर में और 2 विकेट। हाँ, आपको बता दूं, ये पिछले एक दशक में पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे कम स्कोर था। अरे बाप रे। यहीं से मैच पर भारत की पकड़ मजबूत होनी शुरू हो गई थी। ये धीमी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस धीमी शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ही जबरदस्त दबाव बना दिया था। रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और उन्हें एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। बेथ मूनी और एलिस पेरी, 2 अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर थे उस समय। हाँ, इन दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी की। अच्छा, 50 रन जोड़े उन्होंने। हाँ, जुड़े। इस दौरान बेथ मूनी को 2 जीवनदान भी मिले। एक कैच छूटा और एक स्टंपिंग का मौका भी गंवाया भारत ने। ओह, तो एक पल को लगा होगा कि शायद ये जीवनदान महंगे पड़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया मैच में वापसी कर लेगा। हाँ, बिल्कुल लगा। मूनी और पेरी धीरे धीरे रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। और फिर वो साझेदारी टूटी। हाँ, बेथ मूनी, जिन्होंने 34 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए, स्नेह राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर अरुंधति रेड्डी द्वारा कैच कर ली गई। तो साझेदारी तोड़ने का काम स्नेहा राणा ने किया, जिन्होंने बल्ले से भी इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिल्कुल। और फिर आया मैच का संभवतः सबसे बड़ा मोड़। एलिस पेरी अच्छी लय में दिख रही थी, 46 रन बना चुकी थी और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही थी। हाँ, वो सेट लग रही थी। तभी राधा यादव ने अपनी ही गेंद पर एक मुश्किल कैच लपक कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ये एक लो रिटर्न कैच था, जिसे लपकना आसान नहीं था। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि राधा ने इससे पहले मूनी की स्टंपिंग का मौका और सदरलैंड का एक कैच छोड़ा था, लेकिन उन्होंने इस सबसे महत्वपूर्ण मौके पर कोई गलती नहीं की। अच्छा हुआ कि इस बार कैच पकड़ लिया। धराशायी हो गई। पेरी के विकेट के बाद तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम की कमर ही टूट गई। मतलब एक ऐसा पतन देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की ताकत उनकी बल्लेबाजी की गहराई है, जिसमें सदरलैंड, गार्डनर और मैग्रा जैसे विश्वस्तरीय ऑलराउंडर शामिल हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं टिक पाया। हाँ, बड़े नाम है ये सब। दीप्ति शर्मा ने यहाँ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले खतरनाक दिख रही ऐश गार्डनर को फंसाया और फिर ताहलिया मैग्रा को भी सस्ते में आउट कर दिया। ये दोनों विकेट मैच के लिहाज से एकदम निर्णायक साबित हुए। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दबाव में बिखर गए। शायद कुछ खराब शॉट भी खेले गए होंगे, है ना? हाँ, शायद कुछ खराब शॉट खेले गए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और दबाव बनाए रखा। आंकड़े देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी के 6 विकेट सिर्फ 56 रनों के अंदर खो दिए। ये वाकई एक नाटकीय पतन था। हाँ, 144 से स्कोर देखते ही देखते 190 पर ऑल आउट हो गया। अविश्वसनीय। हाँ,
और निचले क्रम को समेटने में क्रांति गौड़ ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अंत में 2 और विकेट लेकर कुल 3 विकेट अपने नाम किए। अच्छा, क्रांति को 3 विकेट मिले। जी, और सबसे खास बात यह रही कि भारत के सभी 6 गेंदबाजों को विकेट मिले। रेणुका ठाकुर 1, क्रांति गौड़ 3, दीप्ति शर्मा 2, स्नेह राणा 1, राधा यादव 1 और अरुंधति रेड्डी 1। वाह, ये तो कमाल है, सभी 6 गेंदबाजों को विकेट। हाँ, ये दिखाता है कि ये किसी एक गेंदबाज का नहीं बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट का सामूहिक प्रयास था, एक संपूर्ण टीम परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 41 ओवर से पहले ही 190 रनों पर सिमट गई। जी, तो अंत में भारत ने यह मैच 102 रनों के विशाल अंतर से जीता, एक ऐसी जीत जो मुझे लगता है लंबे समय तक याद रखी जाएगी। निश्चित तौर पर, जैसे हमने शुरू में कहा था, ये रनों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हारों में से एक है और इस हार ने उनकी लगातार 13 ओडीआई जीतने की वो अविश्वसनीय लय को भी तोड़ दिया। 13 मैच लगातार जीते थे उन्होंने। हाँ, और ये भी याद रखना होगा कि 2023 एशेज सीरीज के बाद ये उनकी केवल दूसरी हार थी। ये आंकड़े ही बताते हैं कि भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो भी तब जब उनकी एक प्रमुख बल्लेबाज टीम में नहीं थी। बिल्कुल सही। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब सीरीज का फैसला आखिरी मैच में होगा। हाँ, जो यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर सामने आती है वो ये कि स्मृति मंधाना की वो असाधारण रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी ने भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। हाँ, बिल्कुल। और फिर भारतीय गेंदबाजों के एकजुट, अनुशासित और प्रभावी प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को मतलब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से धराशायी होना काफी अप्रत्याशित था, लेकिन ये भारतीय टीम की क्षमता को भी दर्शाता है। मुख्य बातें अगर संक्षेप में दोहराएं तो मंधाना का वो विस्फोटक शतक और उनकी स्पिनर्स के खिलाफ वो आक्रामक रणनीति, हाँ, मंधाना और रावल की वो रिकॉर्ड साझेदारी, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा का मुश्किल समय में महत्वपूर्ण योगदान, जी, और फिर गेंदबाजी में पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया पर लगाया गया वो शिकंजा, पेरी का वो महत्वपूर्ण विकेट और उसके बाद मध्यक्रम का वो नाटकीय पतन। और सबसे बढ़कर भारत के सभी 6 गेंदबाजों का विकेट लेना, वो एक संपूर्ण टीम प्रदर्शन को दिखाता है। हाँ, वो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये जीत निश्चित रूप से भारतीय टीम का मनोबल 7वें आसमान पर ले जाएगी, खासकर निर्णायक मैच से पहले। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारतीय टीम इस लय को, इस आत्मविश्वास को सीरीज के अंतिम मैच में बरकरार रख पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बड़ी और शायद अप्रत्याशित हार से कैसे उभरेगी? क्या वे अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे या अपने खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले मैच में क्या होता है। एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसी हार ऑस्ट्रेलियाई टीम के दबदबे पर एक स्थायी सेंध लगा सकती है या यह सिर्फ एक बुरा दिन था उनके लिए? इस पर विचार करना रोचक होगा।